सखी सहेली। सखी सहेली। सभी श्रोताओं को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार प्यारा, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। भाई ऐसा है ना कि थोड़ी सी गड़बड़ इसलिए हो गई कि लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि 2020 जा रहा है, इसका मतलब अलविदा कहें या 2021 का स्वागत करें। अभी तो ऐसा समय है ना जी, है ना संगीता? इसका बिल्कुल स्वागत करेंगे और बड़ी खुशियों के साथ स्वागत करेंगे। और इसके साथ साथ वैसे भी 2020 जा रहा है। आमतौर पर लोग दुखी होते हैं कि ये जा रहा है, लेकिन अगर प्रकृति की बात करें संगीता, तो प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि देखो, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, दोनों समय अगर आप कभी फोटो खींचें और आप देखें तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये सूर्योदय है या सूर्यास्त है अगर सूर्य नहीं दिख रहा है। तो जो लालिमा होती है पूरे आकाश में और पूरे वातावरण में, वो बिल्कुल एक जैसी होती है। और प्रकृति हमें ये दिखाती है, बताती है कि चाहे सूर्योदय हो या सूर्यास्त, हमारी स्थिति सामान्य होनी चाहिए, एक सी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अगर उदित हो रहे हैं तो हम बड़े प्रसन्न हों और अस्त हो रहे हैं तो हम दुखी हों। तो इसलिए प्रकृति ये बताती है कि लालिमा जो होती है वो उषा काल की भी वैसी ही होती है, सांध्य काल की भी वैसी ही होती है ना। तो हमें एक भाव रखना चाहिए, यानी उतने ही खुशी से विदा हो या हम आ रहे हो, आगमन हो, उतनी ही खुशी हमारे अंदर होनी चाहिए जी, क्योंकि दोनों ही चीजें जीवन के लिए बहुत जरूरी जी है। हाँ, दोनों ही बराबर है। ये तो होता ही है रेणु जी की जब कोई चीज आती है नहीं आती है तो वैसे भी तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ी तेजी से स्वागत करते हैं। लेकिन कोई चीज जब हाथ से जाने लगती है तो फिर उसका बड़ा अफसोस भी होता है। लेकिन दोनों ही चीजें अपने जीवन में रहती हैं, दोनों को ही आत्मसात करना चाहिए। और आज कार्यक्रम शुरू हो चुका है और आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे कि सर्दी के मौसम में यात्रा करते समय किन किन चीजों का ख्याल रखें। और जाहिर है कि 2020 की भी छोटी छोटी सी बातें जो कुछ अच्छी थी या जो खट्टी थी या मीठी थी, उन सब की भी चर्चा करेंगे, है ना? जी बिल्कुल। और साथ ही साथ आज बात करेंगे सफल महिला में टेसी थॉमस जी की भी। और हमारी बहुत सारी सखियां हैं जो इस दिन का भी इंतजार करती हैं, क्योंकि हम कुछ न कुछ उनके लिए किसी न किसी महिला विशेष के लिए लेकर आते हैं। जी हाँ। और टेसी थॉमस की अगर हम बात करें तो वो इस वक्त भी बहुत सक्रिय हैं और प्रक्षेपास्त्रों में काम कर रही हैं। और इस वक्त इस बार 26 जनवरी में भी हमारी दोस्तों ने उन्हें देखा होगा परेड में। टेसी थॉमस का जन्म 1963 में केरल के अलपुझा प्रांत में एक सीरियाई अलपुझा क्षेत्र में हुआ था, सीरियाई ईसाई परिवार में हुआ। और जब वो 13 वर्ष की थी तब उनके पिता को पक्षाघात हो गया, यानी कि लकवा लग गया था, और माँ को अध्यापिका की नौकरी छोड़नी पड़ी। टेसी थॉमस का बचपन जो है वो थुम्बा रॉकेट स्टेशन के निकट बीता और वहीं से प्रक्षेपास्त्रों में उनकी रुचि शुरू हो चुकी थी। और भाई बहनों के लिए उनकी माता ने बहुत उचित शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया। यूं कह सकते हैं कि वो भी बहुत संघर्षशील महिला रही। टेसी ने प्रारंभिक शिक्षा सेंट माइकल हायर सेकेंडरी स्कूल से की और अभियांत्रिकी की पढ़ाई उन्होंने त्रिशूर के सरकारी अभियांत्रिकी कॉलेज में की। इंस्टीट्यूट ऑफ गारमेंट टेक्नोलॉजी पुणे से एमटेक किया, आर्मामेंट टेक्नोलॉजी पुणे से एमटेक किया और फिर वहीं पर यानी पुणे में ही डीआरडीओ में से उन्होंने पीएचडी की, यानी शोध कार्य भी आगे किया। तो बहुत अच्छी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। जी, और आज भी बहुत आगे हैं विज्ञान के क्षेत्र में। तो थॉमस भारत की एक प्रक्षेपास्त्र वैज्ञानिक हैं। वो अग्नि चतुर्थ की परियोजना निदेशक और जो ये एरोनॉटिकल सिस्टम है उसकी महानिदेशक थी। वो भारत में प्रक्षेपास्त्र परियोजना का प्रबंधन करने वाली वो पहली महिला हैं। और साथ ही साथ उन्हें भारत की प्रक्षेपास्त्रांगना भी कहा जाता है। 48 वर्षीय भारतीय महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस को 1988 से प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम से जुड़ने के बाद से ही अग्निपुत्री टेसी थॉमस के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ। उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, उनमें से कुछ हैं जैसे अग्नि 2 जो मिसाइल है, अग्नि 3 और अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र की मुख्य टीम का वो हिस्सा बनी और उसकी अध्यक्षा भी बनी और सफल परीक्षण में भी उन्होंने पूरा सहयोग दिया। वो पूर्व राष्ट्रपति श्री
अब्दुल कलाम को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं, आदर्श मानती हैं। और जाहिर है कि जो भी इस क्षेत्र में है वो कलाम साहब भी अपने आप में बहुत प्रेरक व्यक्तित्व थे। और टेसी थॉमस की बात करें तो जैसे तुमने कहा ना कि अग्नि युवती या मिसाइल लेडी के नाम से जाना जाता है, तो अब जब जहाँ जिन्होंने अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 का किया, वहीं अग्नि 4, 5 जब आई ये परियोजना तो उसकी भी अगुवाई यही कर रही हैं टेसी थॉमस। और भारतीय सेना में महिलाओं के युद्ध की भूमिका दिया जाने का वो समर्थन करती हैं कि हाँ, महिलाओं को युद्ध में बिल्कुल जो है मौका मिलना ही चाहिए। उनका मानना है कि अगर वो इतनी तत्परता से सेना में भूमिका निभा रही हैं तो युद्ध क्षेत्र में भी भूमिका निभा सकती हैं। तो इसीलिए उन्हें अग्नि 5 का भी नेतृत्व दिया गया, अगुवाई करवाई गई उनसे। और उनके साथ ही 5 अन्य महिला वैज्ञानिक भी काम कर रही हैं, जो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। थॉमस सन 2008 में अग्नि प्रणाली की परियोजना निदेशक बनी थी और सन 2012 में थॉमस जी को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा दिया भी गया। तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में महिलाएं हर क्षेत्र में हैं और बहुत अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। अगुवाई करना या नेतृत्व करना बहुत बड़ा काम है, बहुत जिम्मेदारी का काम है ना संगीता? जी, क्योंकि इस मिशन को जो भी शुरू करते हैं उसके पीछे जो लोग होते हैं वो उनकी भी बड़ी अहम भूमिका होती है। और डीआरडीओ में तो इस तरह से देखा गया कि वैज्ञानिक जहाँ रहते हैं वहां पर आजकल ऐसा देखा गया रेणु जी की बहुत सारी महिलाएं हैं। वैसे भी भारत शोध कार्यों में बहुत आगे है। तो टेसी थॉमस जी जो है वो भी एक सम्मानित महिला है और उनका हम बहुत बेहद सम्मान करते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी महिलाएं जो उसमें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अग्नि मिसाइल का जो ये है इसमें 20 के लगभग महिलाएं हैं। और ये अगर अग्नि 5 की हम बात करें तो इसमें 5 और महिला वैज्ञानिक काम कर रही हैं, ये भी बड़े गर्व की बात है। तो भाई इन सब की ओर से, अपने श्रोताओं की ओर से, अपनी सखियों की ओर से इन्हें नमस्कार करते हैं। उन सभी तमाम वैज्ञानिकों को भी नमस्कार करते हैं जो लगी हुई हैं और लगे हुए हैं, अपने देश की सुरक्षा की बात हो या अग्रणी शोध की बात हो, और देश के विकास में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ना? जी। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। सांगे सांगे मिट्टी मारो दी हो गई,
सी तेरी बांसुरी खो गई सावरे। घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल। तू निकल, तू निकल। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। गगन कहे विजय भव। विजयी सबकी कामना होती है कि हर कोई विजयी भव, है ना। और खास तौर से इस वर्ष तो खास तौर से ये जो बीमारी है इसकी वजह से सभी ये चाहते हैं कि इस पर विजय प्राप्त कर ही ली जाए। हमारे श्रोता लिखकर भेज रहे हैं कि उमंग है, नई उम्मीद है, नई आशा के साथ ढेर सारी खुशियों की सौगात लेकर आए। तो शुभकामनाओं के साथ ये वर्ष सबके जीवन में नई उमंग, नई उम्मीद, नई आशा के साथ ढेर सारी खुशियों की सौगात लेकर आए। अगले साल इस पूरे विश्व को इस महामारी से निजात मिल जाए, इसके लिए हम सबको पूरी तरह से जागरूक रहकर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए इस बीमारी को दूर भगाने में एक दूसरे की मदद करनी है ना। जी, और हमारे जितने भी साथी हैं सब यही करते भी आए हैं रेणु जी। तो कभी भी ये है कि भाई जो आने वाला समय है उस वो कई बार ऐसा होता है कि जब हमें पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है साथ में। तो लेकिन जब इस तरह की कोई परिस्थिति आए तो जैसे कोरोना काल में सभी ने हिम्मत दिखाई है, सभी ने धैर्य दिखाया है, तो ऐसे आगे ही बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही धैर्य से काम लें। और हमारे साथी लिखकर भेज भी रहे हैं और हम भी यहाँ से गुजारिश यही कर रहे हैं कि आप सब जो भी नियम कानून बताए जा रहे हैं, जो भी हमारे सरकार बता रही है, प्रशासन बता रहा है, उन सब का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि हम बहुत जोश में होश खो बैठे। त्योहार मनाएं और पूरा वर्ष इसी तरह से खुश रहने के लिए थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो फिर उतनी असावधानी भी हो जाती है। हाँ, वैसे बाकी दिनों में तो असावधानी चल जाती है, लेकिन आजकल नहीं चल सकती भाई, है ना। नहीं। तो भाई हम तो जैसा यही चाहते हैं कि खूब खूब अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आए। हमारी तो यही कोशिश रहती है, क्योंकि हमारी तो तैयारी यही है कि हमारे श्रोता का मनोरंजन कैसे हो, श्रोताओं का, और कैसे वो खुश रहें। इसके लिए भी बहुत इंतजार करते हैं कि 31 दिसंबर आए, बात तो है, 1 जनवरी आए तो अच्छे अच्छे कार्यक्रम जो हैं कार्यक्रम सुनने को मिले। आज हमने कुछ बातें, कुछ गीत सजीव किया, हमारे श्रोताओं ने उसको हाथों हाथ लिया। और देखो ये वैसे भी जीवन जो है एक यात्रा की तरह है ना संगीता। और ये वर्ष भी जैसे एक पूरे, अगर हम यात्रा की बात करें तो ये पूरा वर्ष जो है 365 दिन का पूरा गुजर गया ऐसे ही। तो यात्रा की जब बात आती है तो सब घूमना फिरना पसंद करते हैं। जी, आजकल तो बहुत घूम रहे होंगे आजकल ज्यादा। ये बात तो है, मौसम ही ऐसा है। हाँ, वैसे अगर सामान्य दिन होता है तो इस मौसम में सभी निकल जाते हैं और सब चाहते हैं कि 31 दिसंबर हम किसी खास जगहों पर या नई जगह पर जाकर मनाएं। फिलहाल थोड़ी सी पाबंदी है, लेकिन फिर भी लोग थोड़े से एहतियात बरतते हुए घूम तो रहे ही हैं। अगर घूमने की बात की जाए तो हमारा देश जो है बहुत समृद्ध है, पर्यटन स्थल बहुत सारे हैं, है ना जी। और रेणु जी, आपको याद होगा जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कई बार जब कहीं नहीं जा पाते थे तो कुछ ये होता था कि चलो सब लोग साथ में जो दोस्त हैं छोटे छोटे वो सब आस पास में ही कहीं पिकनिक मनाने के लिए चले जाते थे। सब सोचते थे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, और एक स्थान जो है चुन लिया जाता था और सब लोग वहां चले जाते थे। बिल्कुल। तो ये साल ही ऐसा होता है, ये जश्न ही ऐसा होता है कि कोई भी अपने आप को कैद नहीं कर सकता घर में। हर व्यक्ति ये चाहता है कि, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है रेणु जी कि
जी बिल्कुल, बाहर जाने का अवसर नहीं मिलता, तो लेकिन घर में ही लोग बड़ा इसे उत्साह से बड़ा मनाते हैं जी। और मनाया जा सकता है, और हम इसलिए इस बात को याद भी कर रहे हैं। तब रिवाज नहीं था, आज रिवाज बहुत है, लेकिन समय की मांग ये है कि हम इसको घर में या घर के आसपास सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित रहते हुए और नियमों का पालन करते हुए ही मनाएं तो ज्यादा बेहतर है ना। बिल्कुल, मास्क पहने, सैनिटाइजर रखें, और छोटी सी, या तो सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन की बट्टी रखें जी, या पेपर सोप रखें, और डिस्टेंस यानी दूरी बना कर रखें। बिल्कुल। तो घूमने की बात आ रही है, तो क्या कुछ अच्छा सा गीत हो जाए सफर में तो कुछ ज्यादा ही मजा आ जाएगा ना। बिल्कुल। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओ हो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। भाई डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। सफर सुहाना है। जी हाँ, और हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हमने जो विविध भारती की पूरी टीम ने जो काम किया उसके लिए बहुत सुंदर सी कुछ पंक्तियां लिखकर हमारे साथी ने लिखकर भेजी हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। सुहाना सफर और घूमने की बात आ रही है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो भी कहते हैं ना कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। ये कश्मीर के लिए कहा जाता है। अगर फिरदौस बरुए अमी अस्तो, जी हाँ। तो सर्दियां तो बहुत है, लेकिन सर्दी में ठंडी जगह पे घूमने का कुछ अलग ही मजा होता है। तो कश्मीर की घाटी में बसा हुआ जम्मू श्रीनगर का एक बड़ा ही सुंदर स्थान है, जो बरसों से हमारे
मतलब यूं कह सकते हैं कि संगीता एक बात और है, दिल में तो बसा है। उसके साथ बचपन में एक हमारे पास किताब में अभी तक वो चित्र छप गया है दिमाग में। शिकारा जब दिखाते थे ना कि शिकारा जब चल रहा है, तो बस बचपन में यही फरमाइश होती थी बाबूजी से कि बस हमें कश्मीर जाना है। मतलब लगता था कि कैसे बोट पर घर हो सकता है। तो जाहिर है कि ये बिल्कुल झेलम की दो चीजें बहुत याद आती थी मीनू जी। एक तो ये आपने जो कश्मीर के शिकारे की बात की, और एक चांद के ऊपर जब कविता होती थी तो बस ऐसा लगता था कि कश्मीर ही है। बस वही है। तो झेलम के किनारे प्रकृति की गोद में बसा हुआ श्रीनगर। हालांकि यहाँ ठंड जरूर है इस समय, लेकिन फिर भी बर्फबारी का अपना मजा होता है। खास सैलानी जो हाथ से बनी हुई पारंपरिक चीजें होती हैं, पेपर मैशे वगैरह की चीजें वहां मिलती हैं, और अखरोट की लकड़ी की भी बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत नक्काशी वाली चीजें वहां मिलती हैं। और बाकी तो पश्मीना शॉल ये सब की तो बात ही अलग है ना। वहीं उसके बाद अगर हम ऊपर जाते हैं तो गुलमर्ग आ जाता है ना जी। ये पर्यटन स्थल, ये रेणु जी बहुत सारी शूटिंग्स भी हुआ करती थी यहाँ पर, एक खास जगह हुआ करती थी ये, और आज भी ये तो आदर्श शीतकालीन गंतव्य मानते हैं इसे हम। पहलगाम और सोनामार्ग, ये कुछ जगहें ऐसी हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो आपको अगर बर्फबारी का, गर्म चॉकलेट का और बॉनफायर अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप गुलबर्ग ज़रूर जाइए। और स्की रिसॉर्ट के रूप में नामित कुछ यहाँ पर जगहें हैं, जैसे गोंडोला नामक एशिया की उच्चतम केबल कार समेत बड़ी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं जो सरकार ने दे रखी हैं। और शुरुआती स्कीइंग भी कह सकते हैं, स्कीयर भी कह सकते हैं, इसके लिए ये उत्कृष्ट जगह मानी जाती है। कई जगह इसके बहुत सारे साधन इस तरह के बनाए गए हैं और स्की का अनुभव आप ले सकते हैं। और यहाँ जो ख़ास चीज़ है वो चादर की तरह फैली हुई बर्फ़ है, जहाँ आप स्की का आनंद ले सकते हैं। फूलों का वन, इसे गुलमर्ग कहते हैं जी, नाम ही इसीलिए पड़ा है कि इसे फूलों का वन कहते हैं। तो यहाँ मई से सितंबर तक के बीच कभी भी जाया जा सकता है। और 1500 यार्ड में फैला हुआ खूबसूरत गोल्फ कोर्स ग्राउंड भी यहाँ पर है। यहाँ अल्फाधर झील भी है जहाँ आप घूम सकते हैं। हालांकि ये झील जमी हुई रहती है, आधे साल तक तो जमी ही हुई रहती है, लेकिन अगर आप यहाँ घूमना चाहें, यहाँ स्केटिंग टाइप की चीजें हैं तो वो कर सकते हैं, आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और खिलन मार्ग भी सैलानियों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। जी हाँ, खिलन मार्ग हो, सोनमार्ग हो, गुलमर्ग हो, सभी बहुत खूबसूरत है। और गुलमर्ग के लिए तो कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, क्योंकि उसके चारों तरफ जो पेड़ हैं और वो जो हरियाली है उसकी, बिल्कुल ऐसे लगता है कि पूछो मत। और खासतौर से अगर हम जम्मू और श्रीनगर की बात करें संगीता, तो मतलब गुलाब तो ऐसे खिलता है जैसे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे काले गुलाब भी होते जी, हाँ सब होते हैं, लेकिन एक डंडी में ऐसे 6-7 गुलाब लगे होते हैं। लगता है कि मतलब बिना कुछ किए बस अपनी खुशी से ये खिलते जा रहे हैं, खिलते जा रहे हैं, खिलते जा रहे हैं। हाँ, और सर्दियों का बड़ा मजा लेते हैं। और सर्दियों में जब एकदम सफेद सफेद सी बर्फ होती है तो उसमें जब ये काले गुलाब खिलते हैं या अलग अलग रंग के, सब रंग के होते हैं, बहुत तो बड़ा ही इनका अद्भुत ही देखने जी हाँ, क्योंकि गुलाब के फूल और पौधे जो होते हैं उनको बड़ी साज संभाल चाहिए। और हम यहाँ बड़े खुश हो जाते हैं एक गुलाब भी अगर खिल जाता है हमारी बगीचे में या बागवानी करते हैं जब तब। लेकिन वहां तो ऐसे लगता है कि अच्छे खासे खूब ऊंचे ऊंचे, जबकि ये तो झाड़ी जैसे ही होते हैं, बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और ढेर सारे, मतलब बुरे गुच्छे के गुच्छे गुलाब लगते हैं। तो वाकई बहुत खूबसूरत होता है। और अगर हम बगीचों की बात करें तो बहुत सारे वहाँ पर बागीचे हैं, शालीमार और गुलमर्ग और बहुत सारे और बागीचे हैं, निशात गार्डन है। तो इस तरीके से जो शूटिंग की बात कही, और कई कई मतलब स्तर पर हैं, मतलब एक में ही 5-6 ऊंचाई तक है और काफी बड़े बड़े हैं। और वो झील के किनारे आजकल तो बस भी चलने लगी है जो खुली होती है, उसमें आप अलग से घूमने का मजा ले सकते हैं। तो हम घूमे और उसके साथ कहीं और एक और चीज है बड़ी अच्छी कि चिनार के जो पेड़ होते हैं, तो जब आजकल बहुत सारी बर्फ जमी हुई है, इस पे जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा कहते हैं कि चिनार के पेड़ भी हर मौसम में अपना रंग बदलते हैं। बिल्कुल बदलते हैं। तो जब सर्दी की धूप उन पर पड़ती है तो वो भी बड़े सुनहरे तरह के हो जाते हैं, हर मौसम में रंग बदलते हैं। जी हाँ, चिनार के पेड़ हो या देवदार, ये कुछ ज्यादा ही ऊंचाई है और ऐसे लगता है जैसे आकाश से बातें करने चाह रहे हैं।
तो भाई ऐसे हिमाचल जो है हमारा, जो हिम से हमेशा आच्छादित रहने वाला हिमालय पर्वत जो है, वो उसकी जो तलहटी है उसमें बहुत सारा जो खूबसूरत मतलब बगीचे हैं, पूरा नज़ारा बहुत खूबसूरत है। अगर वहीं से थोड़ा सा और आ गया है तो हिमाचल प्रदेश जो है वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरती समेट कर रखता है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, मैक्लोडगंज है। तो ये सारे जो है ना बहुत पहाड़ी स्टेशंस हैं। यहाँ का नज़ारा हमेशा से अच्छा रहा है और इसमें अगर हम बात करें तो आजकल भी घूमने लायक होता है। यहाँ पर स्कीइंग के लिहाज से भी शिमला कमाल की जगह है। कुल्लू घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थल मनाली की सुंदरता अद्भुत है। फूलों की घाटी यहाँ पर है, देवदार के पेड़ की छटाएं देखते ही बनती है। यहाँ पे सैलानी ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग का खूब मज़ा लेते हैं। और सैलानियों की भीड़ यहाँ दिसंबर में ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बाद में जो बर्फ़बारी होती है उसका अलग ढंग का मज़ा होता है, क्योंकि स्कीइंग और ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब बर्फ़ अच्छी जम जाती है तब उसका मज़ा आता है। और ऐसे ही पाइन के पेड़ और इसमें जो है ना बहुत सुंदर लगते हैं। पाइन के पेड़ तो बहुत सुंदर लगते हैं। और उसके जो फल होते हैं वैसे तो मतलब हम लोग देखते हैं तो बड़े महंगे और बड़े उसके जो कहते हैं ना सजावट की चीजें उनसे बनती है, लेकिन वहाँ के लोग तो जब इस समय सर्दी होती है ना तो उसको जलाते हैं
क्योंकि वो इतने गिरते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके की चीजें होती हैं जहाँ की स्थानीय। कश्मीर में वही हाल, कश्मीर में भी वही होता है। बिल्कुल। तो धर्मशाला और मैक्लाडगंज, इसकी अगर बात करें, ये भी जगह बहुत अपने आप में बड़ी अद्भुत है। तिब्बती और बौद्ध संस्कृति से प्रभावित ज्यादातर ये क्षेत्र है। यहाँ पर बड़ी शांति है और झीलें हैं, और फिर वही बात है कि ट्रैकिंग ट्रेल्स ये भी जा सकते हैं, शांतिपूर्ण यहाँ पर मठ भी हैं, ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है रानी जी कि मुझे लगता है कि ये सारे क्षेत्र जो हैं, और खास करके अगर धर्मशाला और मैक्लाडगंज की बात की जाए तो ये व्यवसायीकरण से अनछुआ रह गया है। और इसका शायद इसीलिए इसकी खूबसूरती बनी हुई है, क्योंकि कई बार हम लोग कहीं जाते भी हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो पर्यटन स्थल हैं जितने सुंदर हैं वो साफ सफाई की वजह से ही बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। तो कहीं हम ये ना समझे कि चलो किसी चीज को डाल दिया और बाद में बर्फ पड़ेगी तो वो उसमें ढक ही जाएगा, तो पता तो चलेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी चीजें अगर वेस्ट हैं तो आप उन्हें अपने साथ एक प्लास्टिक वगैरह अगर डाल दिया, मतलब एक अलग से आप जी इस्तेमाल करें ही ना, लेकिन फिर भी एक इस तरह का बैग रखें, एक थैली आप अपने साथ ऐसी रखें जिसमें कि आपका जो कचरा जिसको कहते हैं उसको आप वापस लेकर आए और उसको सही स्थान पर रखें जी। और पिछली बार भी जब हमने अंटार्कटिका की बात करी थी रेणु जी, तो ये बताया था कि जहाज है जो साल में एक बार जाता है और दे करके सारे सामान वहां से आता है, जब वो लौटता है तो वहां से भी वो सारा कचरा लेकर आता है। लेकिन अगर हम लोग अपने साथ छोटे छोटे कचरे लेकर आए तो उस जहाज को शायद कम मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद अगर हम नीचे उतरे तो उत्तराखंड की बात कर सकते हैं अपने देश में। ये जो प्रदेश है वो भी बहुत खूबसूरती अपने आप में समेटे हुए, मसूरी, नैनीताल, हल्द्वानी, काठगोदाम, बहुत सारी जगह हैं छोटी छोटी लेकिन बहुत खूबसूरत है। पौड़ी है, गढ़वाल है, कुमाऊं है, ये सारी जो जगह हैं बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पर जो घर बने हैं खासकर देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। बिल्कुल। यहाँ का अगर सभी जानते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भी बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर आप अभयारण्य है ये, यहाँ पर आप जानवरों को देख सकते हैं। और इस मौसम में भी यहाँ के लोग हाथी की सवारी करवाई जाती है, जंगल सफारी होती है, बाघ स्पॉटिंग भी कर सकते हैं, यानी बाघों को आप सामने से देख सकते हैं। मंदिर, झील, नदियाँ और बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य हैं यहाँ पर। मसूरी, नैनीताल और औली आजकल यहाँ बहुत बर्फबारी भी हो रही है और दिसंबर में एक मोटी कंबल की तरह जी बर्फ की चादर छिप जाती है, बिछ जाती है पूरी। और मसूरी में ये एक मजेदार बात और भी, अगर आप कब किसी कमरे में ठहरे तो ऐसा लगता है कि बादल आपके कमरे के अंदर आ गए और बारिश करके चले गए, क्योंकि इतनी ठंड होती है कि बिस्तर ऐसा लगता है कि भीगा भीगा सा है ना। जी। और मसूरी और देहरादून की तो खैर बात ही अलग है। और ऐसा भी कहते हैं कि अगर रात के समय में देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे जुगनू टिमटिमाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, लगता है कि कुछ झांकी जैसी सजाई गई है। अक्टूबर से लेकर जनवरी तक विंटर लाइव नाम का एक दिलचस्प घटना यहाँ होती है, जिससे प्रत्येक सूर्यास्त के समय लाल, नारंगी, बैगनी और पीले रंग का होता है। ऐसा स्विट्जरलैंड में भी होता है कहते हैं, और यहाँ पर भी वही आभा दिखाई देती है। जी। लेकिन यह है कि जब हम सैर के लिए जाते हैं, जब पर्यटन स्थलों पे जाते हैं तो बस उसकी सुंदरता को बनाए रखें, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। और नैनीताल की अगर बात करें तो समुद्र तल से तकरीबन 2000 मीटर की ऊंचाई पर है ये, जहाँ हर पूरे साल भर कह सकते हैं कि ठंड रहती है। कि सर्दियों में यहाँ बर्फ से ढकी हुई जो चोटियां हैं वो बड़ी ही सुंदर दिखती हैं, बड़ा सुखद अनुभव इनसे होता है। और औली की अगर बात करें तो स्कीइंग के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। कुशल स्कीयर यहाँ पर आते हैं। उसका कारण ये है रेणु जी कि यहाँ जो बर्फ जमी रहती है वो बड़ी सख्त रहती है और बड़ी दूर दूर तक, और पहाड़ भी हैं चूंकि, तो वो कहीं ऊपर और कहीं नीचे इस तरह यानी कि ऊंचे नीचे रहने से उसमें ढाल और कहीं चढ़ाई रहने से स्केटिंग में बहुत आनंद आता है, स्कीइंग में खास तौर से। लेकिन उसमें कुशल लोग ही जाएं तो ज्यादा अच्छा, वो ही करे तो ज्यादा अच्छा सही है। जी, नहीं तो फिर कश्मीर की बहुत सारी गुलमर्ग वगैरह जगह हैं तो वहां कर सकते हैं अगर पहली बार है तो। और आसमान छूते हुए जो पहाड़ हैं, दूर तक ढकी हुई बर्फ की चादर जो हम कह ही रहे हैं, और स्विट्जरलैंड का नजारा जैसा कि आपने कहा तो ये बिल्कुल सही है। शानदार यहाँ पर रिजॉर्ट भी हैं, साफ सफाई से दमकता है ये शहर। नंदा देवी, माना पर्वत और नीलकंठ ऐसे ये पहाड़ हैं जिन पर बर्फ छाई रहती है और बड़ा ही खूबसूरत दिखता है। औली को सर्दियों के समय अगर हम यहाँ घूमने जाएं तो सबसे उत्तम जगह, ऐसा कहते हैं कि उत्तम जगहों में से ये एक है सर्दी में घूमने के लिए जी। और अगर हम अब उसके बाद, हमारा देश इतना समृद्ध है कि उसके बाद अगर रेतों की बात करें, रेगिस्तान की, तो राजस्थान
एकदम से याद आ जाता है। और यहाँ पर महल है, रंग है, परंपरा है, संस्कृति है, राजशाही इतिहास यहाँ का देखने को मिलता है। आजकल जो मौसम है यानी सर्दियों में घूमने का मज़ा अलग है। थोड़ी सी हल्की यहाँ ठंड होती है, नहीं रातें बहुत ठंड होती हैं रेत में। और यहाँ के किले गढ़ के नाम से जाने जाते हैं, राजसी किले, चमकदार महल, और यहाँ के लोक गीत, लोक नृत्य और कठपुतली कला जो है ये बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ही खूबसूरती से दिखाते हैं। तो यहाँ पर तो घूमने की जगह सबको पता है, उदयपुर, जैसलमेर, रणथंभौर, जोधपुर, बीकानेर, जहाँ जहाँ आप चाहें वहाँ घूम सकते हैं ना। और इस तरह से माउंट आबू यहाँ का एक पहाड़ी स्थल है, यहाँ पर भी घूमा जा सकता है। पुष्कर झील जो है वो यात्रियों के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर पुष्कर मेला लगता है। इसी तरह से बहुत सारे महल हैं, उनको भी देखा जा सकता है। जी, और महल जो ये बने हुए हैं रेणु जी, ये चमकदार पत्थरों के बने हुए हैं जी। तो इनकी जो चमक है कुछ इस तरह की है कि सैलानी इसे बड़ा पसंद करते हैं, तो विदेशी पर्यटक भी बहुत ज्यादा आते हैं। जी हाँ, कहीं एकदम सुनहरे होते हैं, कहीं ये लाल रंग के होते हैं। तो अलग अलग जोधपुर, जैसलमेर सबकी अलग अलग पहचान है। अगर हम बात करें गोवा का तो अपना अलग ही मजा है। जी जी। तो क्या उसके पहले कुछ गीत सुनाना चाह रही हैं संगीता? जी जी बिल्कुल। हाँ, हम समझ रहे हैं। राजस्थान की बात अगर हो रही है तो राजस्थान का एक गीत ठीक है, फिर चलेंगे गोवा। मैं चांदनी
गोवा घुमा रही थी संगीता अब तो, उसके बाद तो बिल्कुल। राजस्थान का बड़ा खूबसूरत सा ये गीत, बहुत ही खूबसूरत। जी, तो गोवा में ज्यादातर ऐसा देखा गया कि जब हम बात करते हैं रेणु जी हाँ। कि कहीं घूमने जाना है, तो खासकर जब सर्दी का मौसम होता है तो गोवा की याद आती है, क्योंकि यहाँ बड़ी अच्छी तरह से लोग क्रिसमस में भी बहुत खास मनाते जी हैं। हाँ, और क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग बिंदास हैं, इसलिए ज्यादा लोगों को मजा आता है। हाँ, और जी 31 दिसंबर की तो बात ही और है। जी। तो आज तो वहाँ बड़ी धूम होगी, खासकर गोवा में। तो यहाँ का समुद्र तट जो है वो पार्टी के लिए लोग ऐसा कहते हैं कि बड़ा ही अच्छा लगता है जी। यहाँ। तो रोमांचक खेल भी यहाँ है क्योंकि समुद्र है, पारिवारिक व्यंजन यहाँ के बड़े ही प्रसिद्ध हैं, नाइट लाइफ, सनबर्न फेस्टिवल, शानदार जो यहाँ के झरने हैं, झरने भी बहुत सुंदर हैं जी, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, वन्य जीवन भी बहुत ही सुंदर है क्योंकि ये समुद्री तट है तो बिल्कुल अलग ही तरह का वन्य जीवन है। जी। और सी फूड की भी यहाँ बड़ी खासियत है। लोकप्रिय फेनी जो एक पेय पदार्थ है, ये बड़ा फेमस है यहाँ का। जी। बहुत सारे सुंदर सुंदर पेड़, कार्निवल बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। मांडवी नदी के तट पर क्रूज की सवारी लोग जब करते हैं तो उन्हें बहुत आनंद आता है। और अगर हम समुद्र तट की बात करें तो केरल भी बहुत अच्छी सी छटा अपने साथ रखता है और पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है। खुशबूदार मसालों के लिए ये प्रसिद्ध है और खूबसूरत सागर, हरियाली भी, हरियाली तो इतनी कि पूछो मत, जैसे लगता है कि, और क्योंकि लगभग बहुत ज़्यादा बारिश होती है, भले ही थोड़ी थोड़ी वो होती रहती है, तो पेड़ पौधों के लिए बड़ा अच्छा मौसम रहता है। इनका रंग ही अलग होता है। पश्चिमी घाट, शांत बैक वाटर और ऐसी तरह से लगून का अद्वितीय आकर्षण होता है यहाँ पे। मुन्नार हो और पुन्नमुट्टी पर्वतीय क्षेत्र हो, कोवलम हो, वर्कला हो, और ऐसे बहुत सारे समुद्र तट हैं, परियार है, और वहाँ के नाम भी थोड़े अलग अलग तरीके होते हैं और लिखे कुछ और होते हैं और पढ़ने में कुछ और होते हैं, है ना। ऐसे ही वहाँ पर एक पशु केंद्र है, ऐसे ही कोल्लम, आलपुझा, कोट्टयम, एर्नाकुलम में झील प्रधान क्षेत्र है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारी जो हमारी पारंपरिक और खासतौर से कहने चाहिए कि बहुत प्राचीन आयुर्वेदिक जो हमारी संस्कृति है, वो अभी भी वहाँ संभाल कर रखी गई है और आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए और योग के लिए यहाँ पर इसको केरल को जाना जाता है जी। और पेरियार टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर, वो कुमारकाम पक्षी अभ्यारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जहाँ लोग घूम सकते हैं। और यहाँ के जो शेर होते हैं वो बड़े ही अलग तरीके के होते हैं, जिन्हें मैकेक भी कहते हैं, कि बड़ी संख्या यहाँ देखने को मिलती है इनकी। तो प्रकृति प्रेमी जो है वो आ सकते हैं कन्नूर और कोझिकोडी। और यहाँ जो पास में जो वयनाड एक जगह है, वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। और पुरातात्विक स्थल भी हैं, चाय बागान बड़े सुंदर सुंदर हैं, बड़े सुंदर जंगल हैं, पन्ना परिदृश्य के लिए भी ये जगह जानी जाती है। और अगर हम बात करें कि बहुत अछूते समुद्र तटों की, तो उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल मछलियाँ वगैरह एकदम साफ दिखती हैं और इसको बहुत अछूता रखा भी गया कि आप वहाँ छू नहीं सकते कुछ भी। अगर आप जाते हैं समुद्र की तलहटी तक में, मतलब नीचे तक, स्कूबा डाइविंग यहाँ करवाई जाती है, उसमें कुछ भी छूने नहीं देते हैं, तो जाहिर है कि उनको बहुत सुरक्षित रखा गया है। ये गोवा से बिल्कुल अलग तरह का है। यहाँ चहल पहल ज़्यादा है, लेकिन फिर भी गोवा में चहल पहल है, खूब धूम धड़ाका होता है, जैसे कहा कि पार्टी बहुत होती है, लेकिन अंडमान निकोबार में, अंडमान द्वीप समूह में शांति बहुत है। तो प्रकृति से घिरे यहाँ पर स्थान है और ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। नारियल, ताड़ के पेड़, खूबसूरत द्वीपों में ऐसे इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। जॉलीबाथ, हैवलॉक, कलिंग और वाइपर रोज, बार्ने, रेड स्किन यहाँ खास है। प्राचीन जेल है यहाँ पर, बहुत सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं। मध्ययुगीन आरा मिल, बहुरंगी मूंगे हैं, सुनहरी रेत बहुत मनमोहक लगती है यहाँ की। और समुद्री तट, राधानगर, करमातंग, रामनगर, हरमिंदर बे और कार्बिन्स कोव टूरिज्म कॉम्प्लेक्स भी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे हमने कहा ना कि स्कूबा डाइविंग की अगर बात करें तो यहाँ पर अंदर वो सारी चीज़ें जो हैं, शैवाल आदि जो भी हैं, उनको छूने नहीं दिया जाता है। हाँ हाँ जी। और साथ ही साथ अगर हाथियों के साथ अगर तैरना चाहें तो उसकी भी बड़ी व्यवस्था रहती है। संग्रहालय, स्मारक और नौसेना का खासकर यहाँ समुद्री संग्रहालय है, जिसे समुद्रिका के नाम से जाना जाता है। सेलुलर जेल है, जैसा कि आपने बताया। और वाइपर आइलैंड, यहाँ पर ये जो
तख्ते होते थे जब हमारे यहाँ जब ये चल रहा था स्वतंत्रता संग्राम, तो उस वक्त की कुछ धरोहरें हैं जो बड़ी संभाल के रखी गई हैं। तो भारी तादाद में पर्यटक वहाँ भी जाते हैं देखने के लिए। और कुछ बेहद प्राचीन समुद्र तट यहाँ पर हैं, खास करके ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु को महसूस करना अगर पर्यटक चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, और इसी वजह से ही ज़्यादा जाते हैं। और सर्दियों के मौसम से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बचना चाहते हैं, तो जो बचना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। स्वच्छता, इसका तो सभी को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इन जगहों पे जाते हैं, घूमते हैं, तो इन बातों का खास ध्यान रखें। पर्यटन स्थल को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, और जो चीज़ें हैं, जैसा कि हमने कई बार कहा भी है कि जो आपके इस्तेमाल की नहीं है उसे आप वहाँ से उठाकर ज़रूर अपने साथ लेकर आएं, वहीं ना छोड़ें। और घूमने फिरने के दरमियान रेणु जी, कोरोना का समय अभी भी चल ही रहा है, तो इसमें खास सतर्कता बरतें। हमारे बहुत सारे साथी भी लिखकर भेज रहे हैं फेसबुक के माध्यम से कि आप बराबर इस बात का ध्यान रखें कि कहीं बीमार न पड़ जाए। और केवल कोरोना से नहीं बल्कि सर्दी के लिए भी लोग कह रहे हैं कि साथ में गर्म कपड़े रखें, ताज़ा खाना खाएं और सेहत आपकी बनी रहे। दूसरी बात इसकी कि मौसम में कान को ढककर रखें और हाथ में दस्ताने भी पहन कर रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम खुश रहेंगे। वहीं हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि नमस्कार और 2021 के लिए शुभकामनाएं। 2021 की हमारे लिए विविध भारती में कार्यरत सभी उद्घोषक महिलाएं सफल महिलाएं हैं। आप लोग भी कितनी कड़ी मेहनत के बाद यहाँ पहुंचे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ध्यान रखते हैं ये लोग। जी सही में बहुत धन्यवाद। और गीत सुनना है? जी बिल्कुल, एक गीत सुनवाते हैं। वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें,
ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। जी हाँ, वक्त कम है, सांसें तीव्र गतिमान हो उठी हैं दिसंबर की। सांसें तीव्र गतिमान हो उठी हैं दिसंबर की। चलना तुम्हें है दूर तक, कहता हमें है साल का अंतिम दिन, बोलता 2020। बहुत सी बातें अपनी सुनो 2021। दर्पण मान तू मुझे अपना, दुख दर्द हर गम छोड़कर मैं आशीष खुशियों का ले खड़ा तेरे द्वार पर। ये मेरी प्यारी तरुणाई जनवरी, ये मेरी प्यारी तरुणाई जनवरी, अब तो मेरे नयन तरसे बस तेरे आगमन को। कुछ किस्से कुछ कहानियों सा, बूढ़ा हो चला हूं मैं, फिक्र है मुझे तेरी। वो मेरी प्यारी जनवरी, बिसरी यादों का सफर तय कर जा रहा हूं, तुझे कुछ सबक देकर। मैं तेरा दिसंबर, तू मेरी जनवरी। वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर। हमारे श्रोता भी कवि हैं और बिल्कुल सही उन्होंने लिखा है कि अरे सही की बात तो बताएं, हमारे एक श्रोता ने बहुत सही लिखकर भेजा। हमने लिखा 365 दिन, तो हमारे एक श्रोता ने बता दिया हमें कि वाकई ये 366 दिन था, क्योंकि इस बार अधिक मास था। हाँ हाँ जी जी। लीप और ईयर। इसी तरह का एक संदेश हमारे पास भी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज सुबह से ही रेणु जी अमरकांत जी को लाइव देख के यही विचार आ रहे हैं कि आप लोग पूरी विविध भारती टीम अगर नहीं होती तो 2020 हैड बीन वर्स फॉर मी। ये साल में, मतलब इस साल में सबने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, बट विविध भारती की वजह से हम सुकून के 2 पल हमें मिले हैं। बिग थैंक यू टू होल विविध भारती सर्विस मुंबई टीम। आई विश टू गॉड कि आपको ऐसे ही पॉजिटिव रखें, स्वस्थ रखें और खुश रखें। आप सब लोग ऐसे ही पूरे देश और देश के बाहर के लोगों को भी खुशियां देते रहें, खुशियां बांटते रहें। विश यू ऑल वेरी हैप्पी, पॉजिटिव, हेल्दी न्यू ईयर विविध भारती। माय सिंसियर रिगार्ड्स टू ऑल द टीम। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारे प्यारे संदेश और ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं हमारे श्रोता। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में स्वागत करते हुए हमारे एक साथी लिखते हैं, आने वाले साल सब के लिए बेहतर मौके लेकर आए और कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से छुटकारा मिल जाए, ऐसी उम्मीद करते हैं। साथ में सभी सुरक्षा नियमों का पालन कर अपने आप और अपने परिवार और समाज को इस बीमारी से बचाने में सहायक बने। इस साल विविध भारती ने कई नए आयामों पर काम कर सभी श्रोताओं को एक परिवार की तरह जोड़ने का काम किया है। डिजिटल मीडिया, फेसबुक से सबको जोड़कर हमारे लिए कई खुशियां लेकर आए और कई नए दोस्त मित्रों से रूबरू कराया है। तो आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए एक छोटी सी कविता लिख रहे हैं। उम्र की डोर से फिर एक मोती झर रहा है, उम्र की डोर से फिर एक मोती झड़ रहा है, तारीखों के जीने से दिसंबर फिर उतर रहा है। कुछ चेहरे घटे, चंद यादें जुड़ी गए वक्त में, उम्र का पंछी नित दूर और दूर निकल रहा है। जायका लिया नहीं और फिसल गई जिंदगी, फिर एक दिसंबर गुजर गया, लो 21वीं सदी को 21वां साल लग रहा है। क्या बात है। बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है। और लिखने के लिए हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से विविध भारती के साथ जुड़े रहते हैं श्रोता रेणु जी। और देखिए, इस बार जो कोरोना के लिए हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं और हमने भी बताया, तो जो विश्व है, ये पूरा विश्व ही मतलब इससे प्रभावित रहा। और एक तरह की ये जंग थी सभी के लिए। देश विदेश में लोगों ने इस पर मिलकर काम किया, जिस पे सोशल मीडिया ने एक बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। और उसके बाद जब स्कूल खुले तो देखिए किस तरह से धीरे धीरे से वहाँ जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए, टीचरों ने एक दूसरे ही तरीके से पढ़ाना सीखा और बच्चों ने भी पढ़ना सीखा। तो बहुत सारी चीजें कोरोना हमें सिखा भी गया है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग बिल्कुल भी ऐसी चीजों के लिए कभी तैयार नहीं थे। जी हाँ, हमने सोचा भी नहीं था। नहीं, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि, और प्रकृति भी बड़ी ही असमंजस में थी, बड़ी ही सुंदर उस समय दिखाई देती थी जब सभी के सभी जब घर में थे। तो ऐसी स्थिति ना आए और इससे हम कुछ ना कुछ सबक जरूर सीखें। सबक सीखें, वैसे तो अगर हम कहें तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से, यानी कि जैसे हम बात कर रहे हैं, ये बात तो सही है कि हमारे बहुत सारे श्रोता बहुत प्यार दे रहे हैं हमें, और जो हम लोगों ने यानी कि विविध भारती की पूरी टीम ने जो काम किया, यही सोचकर कि जो लोग घर में हैं उनकी मनोदशा जो है वो थोड़ी सी उलझन भरी है, भयभीत से हैं लोग, तो उनके लिए मनोरंजन का साधन
हम जाहिर है कि मनोरंजन के लिए बैठे हैं, तो हमने वही कोशिश की और हमने अपना एक कर्तव्य निभाया कि हम आपके साथ यूं ही बने रहे। हमारे कुछ साथी लिखकर भेज रहे हैं कि जैसे आज 31 दिसंबर है, आप लोग छुट्टी पर हो सकते थे, लेकिन आप हैं, तो भाई आप परिवार के हमारे सदस्य हैं, हम अपने परिवार के साथ हैं। और हम 2020 की बात करें तो 2020 में बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे रिश्तों को खोया है, बहुत सारे ऐशो आराम छूट गए हैं, कुछ के कारोबार भी नष्ट हुए हैं, बहुत लोगों को नाराजगी है, द्वेष है, या कह सकते हैं लिस्ट बहुत लंबी है ना। लेकिन जो चैन की नींद है, तो अब ये 2020 जा रहा है और कह रहा है कि अब आप चैन की नींद सोइए। लेकिन अगर हम देखें तो 2020 ने हमें लौटाया भी बहुत कुछ है ना जी, बहुत कुछ संगीता? लौटाया है जी। नदियों का साफ पानी, पेड़ों की हरियाली, पहाड़ों और झरनों से जो सुंदरता अभी उस वक्त देखने को मिली, जो अब जाड़ों में भी है। तो बेघर पशु पक्षी का जो घर था, धड़कनें थीं, जो सांसें थीं, जो जीवन का अर्थ था, जो रिश्तों में प्यार, बागों में फूल, बहार, सर्दी और बर्फ, गर्मी की ठंडी हवाएं, सूखे को बरसात की तरह ये एक ऐसा समय था, जिंदगी को मौसमी सौगात। तो ये सारी चीजें जो सौगात हैं, ये हमें याद रखनी चाहिए। और हर हार के बाद जीत होती है, ये भी हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। और थोड़ा सा नहीं, हमें 100% समझना चाहिए। इस वर्ष ने हमें ये सिखा दिया है ना। बिल्कुल, ये सिखा दिया। और दुखों को ही नहीं, बल्कि हम खुशियों को भी याद रखें, उन दुखों को भी याद रखें, उनसे बहुत सारी सीख हमें मिलती है और हमें संभल कर रहना भी चाहिए। जी हाँ, तो हम बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लेकर चलें। और ये जो हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा था कि 21वीं सदी को 21वां साल लग गया, ये बड़ी खूबसूरत सी लाइन है वाकई। ये जो बड़ा खूबसूरत सा अवसर है, 21वीं सदी का 21वां साल लगा है, तो इसका हम इस्तकबाल करते हैं और अपने सभी श्रोताओं को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देते हैं, क्योंकि ये जो हमारा सखी सहेली कार्यक्रम है इस वर्ष का 2020 का, जी, कैसे कहें कि ये आखिरी प्रोग्राम है। है तो है ही, क्योंकि लेकिन फिर भी एक नई मंजिल की शुरुआत होगी बाद में। हाँ, लेकिन कल का प्रोग्राम बहुत खास होगा। हम कुछ इंटरव्यूज भी लेकर आएंगे, कुछ साक्षात्कार ऐसी सफल महिलाओं से और प्रेरक व्यक्तित्व से की गई बातचीत आपको सुनवाएंगे। और वहीं जैसा कि हमने वायदा किया कि 3:30 बजे के बाद हम एक नाटक लेकर हाजिर होंगे, दिदिया भगत कोरोना काल। और वो जो नाटक होगा वो सजीव हम यहाँ पर मंचित करेंगे, यानी कि सजीव करेंगे प्रसारित, और उसके साथ साथ फेसबुक पर भी आप उसे सजीव देख सकते हैं। और तो जाहिर है कि कल फिर हमसे जुड़िए, और सुबह से भी हम बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आएंगे ताकि आपका नया वर्ष जो है बहुत। और यही उम्मीद करते हैं कि श्रोता भी बहुत अच्छे, मतलब जो भी उनके कमेंट्स हैं या जो भी उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, वो कल के कार्यक्रम के लिए भी बिल्कुल जुड़े रहेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देंगे। बिल्कुल जी, और इसी के साथ फिर हाँ, विदा लेने का तो मन नहीं है, लेकिन चूंकि समय हो चुका है तो अब हम अपनी श्रोताओं से लेते हैं विदा। और तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।